सीमापुर नाम के गांव में मीना नाम की एक औरत अपने पति संजय के साथ रहती थी। संजय और मीना की लव मैरिज हुई थी। उनकी एक 12 साल की बच्ची भी थी जिसका नाम था सुहानी, जो कि बड़ी ही शांत और समझदार बच्ची थी। संजय एक मिस्त्री का काम किया करता था। कुछ ही दिनों में संजय को शराब की बुरी लत लग जाती है और उसके चलते संजय ने मीना और सुहानी को छोड़ दिया। तब से मीना ही सुहानी की देखभाल करने लगी। एक दिन मीना के घर का राशन खत्म हो जाता है तो वो राशन लेने के लिए दुकान पर जाती है और वहाँ भाई साहब, घर का पूरा राशन खत्म हो गया है। क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए राशन उधार देंगे? बहन जी, आपका पिछला बिल ही चुकता करना बाकी है और आप हो कि और उधार मांग रही हो। भाई साहब, मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझे कुछ समय और दे दीजिए, मैं आपका सारा उधार चुकता कर दूंगी। मुझ पर विश्वास रखिए। बहन, तुम कह रही हो तो तुम पर एक बार विश्वास करके देखता हूँ। बताओ, तुम्हें क्या सामान चाहिए? अब मीना सारा सामान लेकर घर चली जाती है। घर आते ही घर का मालिक घर के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। वो मीना से, अरे मीना बहन, तुम घर का किराया कब देने वाली हो? भाई साहब, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। आप घर के हालात से बखूबी वाकिफ थे। कृपा कर थोड़ा समय और दे दीजिए। उस संजय ने तो मेरे पैसे डुबा ही दिए। अब कम से कम तुम घर का किराया मत डुबाना। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। जल्द से जल्द मैं कुछ काम धंधा कर पैसे जमा कर लूंगी और आपके सारे पैसे चुकता कर दूंगी। ठीक है, अब तुम कह ही रही हो तो 1 महीना और रुक जाता हूँ। ऐसा कह घर मालिक वहां से चला जाता है। अब मीना बड़े ही टेंशन में थी। वो टेंशन में आकर एक जगह बैठ जाती है। तभी उसके पास सुहानी आकर, माँ, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठे हो यहाँ? कुछ नहीं मेरी बच्ची, तू जा, बाहर जाकर खेल। माँ, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा? मुझे सब समझ में आ रहा है माँ। पिताजी ने सभी लोगों से उधार लेकर हमें उनके ताने सुनने के लिए छोड़ दिया है। मेरी बच्ची, जो हुआ सो हुआ। हमारे नसीब में शायद यही लिखा हो, लेकिन अब आगे क्या करना है वो हमें देखना चाहिए। माँ, तुम पढ़ी लिखी हो, क्यों ना कोई नौकरी ढूंढ लो। बेटी, नौकरी ढूंढने में समय जाएगा और अगर नौकरी मिली तो ठीक और नहीं मिली तो सबके देने तो पड़ेंगे ही ना। माँ, अब हम क्या करें? मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम कोई व्यवसाय शुरू करें। छोटा ही सही, मगर थोड़े बहुत पैसे तो मिल जाएंगे। लेकिन हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं माँ? हे भगवान, अब तू ही कुछ रास्ता दिखा। मुझे तो कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा। मीना के घर में पेपर की गड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। उसे देख सुहानी की आंखें तो जैसे चमक उठी और वो मीना से, माँ, हमें स्कूल में टीचर ने न्यूज़पेपर से मूर्ति बनाना सिखाया था। रुको, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सुहानी, न्यूज़पेपर से मूर्ति कैसे बनेगी? तुम यहाँ बैठो और देखो। ऐसा कह सुहानी ने बहुत से न्यूज़पेपर पानी के टब में डाल दिए और उसे हाथों से मसलने लगी। उन पेपर का कलर जाकर थोड़े ही घंटों में उससे सफेद रंग का लगदा बन गया। ये लगदा दिखाकर सुहानी अपनी माँ से, माँ, इस लगदे से हम इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बना सकते हैं। हाँ मेरी बच्ची, अब कृष्ण जन्माष्टमी भी पास आ रही है तो हम उसके लिए नई नई राधा कृष्ण की मूर्तियाँ बनाएंगे और उसके साथ ही हम कृष्ण के पालने भी बनाकर बेचेंगे। माँ, तुम्हें कृष्ण जी के पालने बनाने आते हैं? हाँ सुहानी, मुझे माइक्रम से बहुत अच्छे पालने बनाने आते हैं। लेकिन सुहानी, अब कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ 10 दिन बाकी है। हम इतने सारे पालने इतने कम समय में कैसे बना पाएंगे? माँ, मैं भी आपकी मदद करूँगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर सारे काम कर लेंगे। मीना को सुहानी का उत्साह देख बहुत अच्छा लगा और वो दोनों तभी से काम में लग गई। दोनों ने बहुत से कागज भिगो कर रख दिए। उसका लगदा बनते ही उसमें थोड़ी सी लाल मिट्टी ऐड कर दी और उससे बहुत सुंदर सुंदर श्री कृष्ण की और राधा जी की मूर्तियाँ बनाने लगे। दोनों माँ बेटी ने दिन रात एक कर दिया था। उन दोनों ने मिलकर अच्छे पालने, श्री कृष्ण के ड्रेस और सुहानी ने तो छोटे छोटे मोतियों से श्री कृष्ण के गहने भी बनवाए। अब वो दोनों सामान लेकर बाजार जाती है और एक जगह खड़ी रहकर बेचने लगती है। जब वो दोनों बेचने लगी तो सुहानी जोर जोर से, आइए आइए, कृष्ण जी की मूर्तियाँ ले जाइए, सुंदर सुंदर पालने और कृष्ण के आभूषण भी लेकर जाइए। सुहानी की मीठी आवाज सुन लोग मूर्तियाँ और सामान देखने चले आते हैं। सामान बहुत ही सुंदर था।
तो उसे देख ग्राहक आकर्षित हो जाते हैं। एक ग्राहक, बहन, मुझे एक कृष्ण की मूर्ति चाहिए, कितने की दी? भाई साहब, ये मात्र 150 रुपए की है। ठीक है, मुझे एक दे दीजिए। बहुत से ग्राहक तो इको फ्रेंडली मूर्तियां हैं, ये देखकर ही खरीदने लगे। और कुछ औरतें, वो तो श्री कृष्ण के गहने देख उस पर टूट पड़ी थी। शाम तक मीना की बनाई हुई सारी मूर्तियां और साथ ही आभूषण भी बेचे गए थे। ये देख मीना सुहानी से, सुहानी, मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई। आज तुम्हारी आइडिया काम कर गई। तुम्हारी सूझबूझ के कारण हम नया व्यवसाय शुरू कर सके। अब हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं। हाँ माँ, अब हम ऐसे ही इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बनाएंगे और बेचेंगे। साथ ही साथ नए नए प्रकार के आभूषण भी बनाएंगे। हाँ मेरी बच्ची। अब मीना और सुहानी घर चले जाते हैं। घर जाकर वो पहले घर मालिक का भाड़ा चुकता करते हैं। कुछ पैसे राशन वाले के, कुछ पैसे माइक्रम वाले के और कुछ उनके सामान खरीदे हुए लोगों के दे देते हैं। अब वो हर रोज मूर्तियाँ बनाने लगी, साथ ही साथ कृष्ण के आभूषण भी बनाने लगी। अब दोनों अपना जीवन एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बिताने लगी। अब उन्हें किसी का भी देना बाकी नहीं था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों को हमेशा भगवान ही रास्ता दिखाता है। इसीलिए मेहनत करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आज तो वो कुछ ज्यादा ही दे रहा था। क्या सोच रहे होंगे आप? अरे मैं बात कर रही हूँ बारिश की। बरसात के मौसम में मुंबई तालाब बन जाया करता है और उससे काफी लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही परेशान थे गोविंद के परिवार वाले, जो एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। एक दिन की बात है जब वो बैठकर खाना खा रहे थे। अरे रे, फिर से ये बारिश। मैं तो तंग आ गया हूँ इस बारिश से। हाँ, और देखो सपने शहर में रहने के। कहा था गांव में अपने छोटे से घर में ही रहते हैं, पर नहीं, साहब को तो बड़ा आदमी बनना था। रश्मि तीखे तेवर से बोली, लेकिन गोविंद कुछ भी नहीं बोल सका। 8 साल पहले वो रश्मि के साथ मुंबई आया था कुछ बड़ा बनने, लेकिन वॉचमैन के अलावा कुछ नहीं बन पाया। ठीक है, लाओ मेरा टिफिन दे दो, मैं निकलता हूँ काम पर, नहीं तो आज भी उस गोलगप्पे की बातें सुननी पड़ेगी। गोविंद अपने बॉस धर्मराज की बात कर रहा था, जो उसे बहुत सारी बातें सुनाता था। लेट आने पर आज वो बिल्कुल सही समय पर बिल्डिंग में पहुंच गया था। यूनिफॉर्म को पहने वो कुर्सी पर आ गया। आते जाते सभी लोगों पर ध्यान देने लगा। काफी सारे बड़े लोग अपनी कार से अपने काम पर आ जा रहे थे। उन्हें देख गोविंद खुद से, काश मेरे पास भी इनके जैसे जीने की सारी सुविधाएं होती। मैं भी घूमने जाता, अपने परिवार को खुश कर पाता, तो शायद ही रश्मि को मेरे से कोई शिकायत ना होती। एक लंबी सांस लेकर वो फिर से अपने काम में लग जाता है। कुछ समय बाद उसने देखा कि एक छोटा सा लड़का उसके पास के कुर्सी पर आके बैठा था। गोविंद को लगा ऐसे ही बैठा होगा, लेकिन वो 1 घंटे तक वहीं पर बैठा रहा। ये देख गोविंद ने उससे पूछा, बेटा, तुम यहाँ आकर क्यों बैठे हो? क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? बच्चा चुपचाप बैठा रहा और फिर जोरों से बारिश होने लगी। बिजली भी कड़की। बिजली की कड़कड़ाहट सुन बच्चा डर गया, तो गोविंद उसके पास जाकर बैठता है। बेटे, मुझे लगता है तुम्हें घर चले जाना चाहिए। अंकल, मेरे घर पर अभी कोई नहीं है। मम्मी पापा दोनों काम पर गए हैं। गोविंद बच्चे की बात सुनकर चौंक गया। उसने उस बच्चे को कभी वॉचमैन के डेस्क पर नहीं देखा था। बेटे, पर आप तो यहाँ पहली बार दिखाई दे रहे हो। बाकी दिन कहाँ रहते हो? मैं तो हमेशा मेरे दोस्त के साथ घूमता था, लेकिन आज वो बीमार है। बच्चा बिजली से काफी डरा हुआ था, तो गोविंद ने उसका डर भगाने की सोची। हा 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 हा, मैं हूँ हवाओं का देवता। ये बारिश भी मेरी काबू में है। अब देखो मेरा कमाल। गोविंद ने बारिश की तरफ इशारा किया और हवाएं भी जोरों से चलने लगी। ये देख बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। अंकल, क्या मेरे कहने पर भी हवाएं चलेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं जब तुम्हें कहूँगा तब तुम अपना हाथ ऊपर करना, बस। गोविंद हवा की गति बखूबी से जानता था। जैसे ही हवा गति पकड़ने लगी, उसने बच्चे को हाथ ऊपर करने के लिए कहा।
अरे वाह अंकल, आपका जादू तो काम कर रहा है। बच्चे के ऐसे कहते ही दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर बच्चा बारिश में भीगने के लिए निकल जाता है। बेटा, बारिश में मत भीगो, तुम्हें सर्दी हो जाएगी। पर अंकल, आप तो कई बार भीग के आते हो और खुश भी रहते हो। मुझे भी बारिश में भीगना है अंकल। गोविंद मुस्कुराया और फिर उस बच्चे से कहने लगा, बेटा, मुझ जैसे गरीब को सब सहना पड़ता है, चाहे सर्दी हो या बरसात। तुम मत भीगो, तुम बीमार पड़ जाओगे। गोविंद उस बच्चे को छाते में ले लेता है, अंदर डेस्क पर उसे खाने के लिए बिस्कुट और जूस देता है और थोड़े ही समय बाद वो बच्चा अपने घर चला जाता है। तभी धर्मराज आता है और वो गोविंद से, अरे गोविंद, तुम तो कमाल करते हो भाई साहब। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने उस बच्चे को कभी हंसते हुए नहीं देखा है। वो हमेशा अकेला रहता है, पर तुम्हारे साथ तो वो हंसा भी और खेला भी। गोविंद को ये बात सुनकर आश्चर्य हुआ, परंतु वो खुश था उस बच्चे के लिए। घर पर जाते समय बहुत बारिश हुई थी और गोविंद पूरी तरह से भीग चुका था। घर जाने के बाद वो खाना खाकर आराम करने लगता है। आज हुई सारी घटनाओं को वो भूल चुका था। अगले दिन बुखार होने के कारण वो काम पर नहीं जा पाता और दूसरे दिन जब वो जाता है तो धर्मराज की 10 बातें सुनता है। फिर अपनी कुर्सी पर बैठकर खुद से, हाय, ये गरीब की किस्मत कभी चमकती ही नहीं। तभी उसने देखा कि उसके बाजू में एक बड़ा सा छाता रखा था। उस पर एक नोट था। अंकल, आपके साथ वाली बारिश बहुत रंगीन थी। किसी दिन वापस जादू दिखाइएगा। उस नोट के साथ एक ऑडिशन की टिकट भी थी, जिसे पाने के लिए गोविंद दिन रात एक कर रहा था। उसे देख गोविंद कहता है, शायद किस्मत इस गरीब की बारिश की तरह है, जब आती है भर भर के आती है। जिस लक्ष्य की आप चाहत रखते हैं वो किसी न किसी तरह आप तक पहुंच ही जाती है।